जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं देशमुख सर आज आप लोग को इतिहास की 7वां चैप्टर विजयनगर टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास का 7वां चैप्टर है विजयनगर। क्लास 12 के बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। किसी भी तरह का डाउट हो आप अपने कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाबू, विजयनगर 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुआ था, ठीक है। विजयनगर दक्षिण भारत का एक विकसित साम्राज्य था, इसको विकसित बनाया गया था, ठीक है। इसका काल रहा था 1336 से 1565 के बीच। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में इसको मैं पूरा पक करा दूंगा, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का काल था 1336 से 1565 तक। विजयनगर का साम्राज्य कब से कब तक था बाबू? 1336 से 1565 तक। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से बन सकता है। ये वीडियो कंपटीशन के क्लास करने वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि वो लोग को भी पढ़ना पड़ता है विजयनगर पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता था बाबू, ठीक है। विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता था। 1336 से 1565 तक इसका काल था। विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता था और विजयनगर में दो नदियां पड़ती थी, कृष्णा और तुंगभद्रा। ये दोनों के द्वाब के दक्षिण में स्थित था। कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब के दक्षिण में स्थित था। तो बताइए आप लोग, विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा द्वाब के किस दिशा में मौजूद था? तो दक्षिण में मौजूद था। कहाँ मौजूद था बाबू? दक्षिण में। तो मैंने अभी बात किया कि विजयनगर 1336 से 1565 ईस्वी तक इसका काल रहा। 14वीं से 16वीं शताब्दी का मध्य हुआ ये, और कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब के दक्षिण में था। विजयनगर को विजय का शहर कहा जाता था, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए आगे हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें आता है कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी सर? विजयनगर की राजधानी तो इसकी राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा भाई, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी नाम का उत्पन्न यहाँ की मातृदेवी हुआ करती थी, पंपा देवी। कौन होती थी? पंपा देवी। यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी होती थी, जिनको माता माना जाता था, माता होती थी। उनका नाम था पंपी, और पंपी देवी के नाम पर ही इस विजयनगर की राजधानी पड़ गया हम्पी। हम्पी कैसे पड़ा? पंपी देवी के नाम पर। पंपी देवी बबुआ, पंपी देवी। बताओ आप लोग, पंपी देवी कौन थी? वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध माता थी और देवी थी, ठीक है, जिसको भगवान बोला जाता है, वो देवी थी, ठीक है। हम्पी की खोज जानते हो? हम्पी की खोज अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। हम्पी की खोज लगभग 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है। हम्पी की खोज 1800 में हुई थी और कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। हम्पी की खोज किसने की? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। इसकी खोज किसने की और कब की? तो खोज की थी 1800 में, और किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। मेरे साथ बोलिएगा, हम्पी की खोज किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑब्जेक्टिव इधर से ही आता है भाई, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। खोज कब की गई बाबू? तो खोज की थी इन्होंने 1800 ईस्वी में। ये अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने ही खोज की थी हम्पी की। कब की थी? 1800 में। किसने की थी? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। किसकी खोज की थी? हम्पी की। हम्पी क्या था? विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी का नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ की एक मातृदेवी हुआ करती थी, पंपा देवी। इन्हीं के नाम से हम्पी का उद्भव हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जानते हैं 1976 में 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया बाबू? हम्पी को 1976 में।
1976 में क्या घोषित किया गया? घोषित राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के रूप में इसे देखा गया, ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्थल के रूप में। ये नेशनल स्थल है, नेशनल जगह है, ये राष्ट्रीय जगह है। इसका सरकार डायरेक्ट वहाँ पे देखभाल करेगा, सरकार यहाँ पे टूरिज्म का विकास करेगा, इसलिए इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। बाबू, हम्पी का इतना ज़्यादा इतिहास है कि इसे और बहुत ही पौराणिक स्थिति में बनाया गया है, बहुत ही पुराना है ये, ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छे किस्म से इसको विकास किया गया है। तो 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, यानी कि हम्पी का विकास देख रेख यूनेस्को के तहत होगा, ठीक है। तो यूनेस्को में हम्पी कब शामिल हुआ? 1976 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हो गया, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? यूनेस्को यूनेस्को में शामिल हुआ था 1986 में। यूनेस्को में शामिल कब हुआ बाबू? 1986 में। तो यहाँ पे 3-4 बातें जानने लायक हैं, क्या क्या हैं? तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी की खोज किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। हम्पी की खोज किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। हम्पी का खोज कब हुआ? 1800 में। हम्पी का खोज कब हुआ? 1800 में। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया? 1976 में, 1976 में। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया बाबू? 1976 में। हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में, यानी 10 साल बाद। जिस समय 1976 में खोजा गया था, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था हम्पी को, उसके 10 साल बाद यानी कि 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर स्थल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग जानते हैं, ये तो था परिचय कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी थी। अब जानते हैं कि विजयनगर की स्थापना कैसी हुई, विजयनगर कैसे उद्भव आया, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को दिख गया होगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम का लिंक जो दिया हुआ है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, आपको इसका पूरा प्रॉपर नोट्स बना कर दे दिया जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स है, अगर यहाँ से उतारना चाहते हैं तो रफ कॉपी में शॉर्ट करते रहिए, हमेशा याद रहने वाला है। अगर मेरे साथ काम कीजिएगा तो याद रहेगा ये, ठीक है, हमेशा याद रहेगा, भूलिएगा नहीं जल्दी से, एग्जाम में याद आ जाएगा, ठीक है। नोट धरा रह जाता है भाई, और जो बोर्ड पर किया हुआ वर्क लिखते हो ना, वही याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं आगे। एक सेकेंड, इसको निकाल देते हैं। चलो, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की स्थापना देखो, इसका काल कब से कब था? तो हम बताए 1336 से 1565 तक। 65 था ना, 1336 से 1565 था, ठीक है। तो विजयनगर की स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ था 2 भाइयों का। विजयनगर की स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? 2 भाइयों का। उन 2 भाइयों का नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर बांस नहीं और बोगा नहीं, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। तो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। 1336 में विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर का स्थापना किसने किया था? 2 भाइयों ने, जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, बुक्का। इनका बहुत ही लंबा इतिहास है और बहुत ही रोमांचक इतिहास है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। देखो, विजयनगर अभी के समय में अगर कहा जाए कि किसको कहा जाता है सर, तो विजयनगर जो हमारा साउथ इंडिया पड़ता है ना, इधर साउथ इंडिया में एक जगह है कर्नाटक, ठीक है। साउथ इंडिया में एक जगह कहाँ है? तो कर्नाटक है। तो कर्नाटक को ही विजयनगर कहा जाता था। कर्नाटक को क्या कहा जाता था? विजयनगर। कर्नाटक को क्या कहा जाता था बाबू? विजयनगर। अभी के समय में पूछा जाए कि विजयनगर का साम्राज्य किस राज्य में था, तो कर्नाटक में। कौन नाटक? कर्नाटक। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। अभी के समय में कहाँ है वो? कर्नाटक साम्राज्य को कहा जाता था।
यह कृष्णा नदी से लेकर उससे दूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ था? विजयनगर का विस्तार कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, तो विजयनगर का विस्तार कहां से कहां तक था? कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक इसका विस्तार था। ठीक है, उत्तर में बहमनी सुल्तानों का शासन था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। जैसे दक्षिण तक विस्तार था तो उत्तर में क्यों नहीं था सर? तो उत्तर में बहमनी साम्राज्य एक हुआ था, वो भी पढ़ना है आप लोग को। तो बहमनी सुल्तानों का शासन उत्तर दिशा में था। दक्षिण में विजयनगर और उत्तर में बहमनी। अब देखिए, उत्तर पूर्व में शासक थे गजपति। आपकी किताब में लिखा हुआ है उत्तर पूर्व में एक शासक हुए गजपति। उत्तर पूर्व मतलब उड़ीसा में, वहां के शासक कौन थे? गजपति। उत्तर पूर्व में कौन थे? तो उत्तर में बहमनी साम्राज्य। उत्तर पूर्व में गजपति। कौन पति बाबू? गजपति। उत्तर पूर्व यानी कि उड़ीसा वाला रीजन को उत्तर पूर्व कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर का सबसे ज्यादा मतलब होता है ना कि पड़ोसी अगर ऊंचाई पर जाने लगता है तो जलन होने लगता है। ऐसे ही विजयनगर जब बहुत ही ज्यादा चरमोत्कर्ष पहुंचने लगा तो इसका हमेशा लड़ाई होते रहता था बहमनियों से। किससे? बहमनी से, गजपति से तथा अन्य शासक से भी इसका लड़ाई हमेशा होते ही रहता था। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इन सब में युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना कि यहाँ की नदी जो थी ना, जो कृष्णा और तुंगभद्रा बताए, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। कैसी नदी थी? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी तथा यहाँ पे विदेशी व्यापार का बहुत ही ज्यादा भंडार लगा हुआ था। विदेशी व्यापार इस नदी के माध्यम से होता था और ये नदी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। तो युद्ध का संघर्ष का कारण क्या बना? विजयनगर का बहमनियों से, गजपति उत्तर पूर्व के शासक जो गजपति थे उनसे क्यों लड़ाई होते रहता था? क्योंकि यहाँ की जो नदी वो उपजाऊ थी। देखो, कभी भी दुनिया से व्यापार करना है आप लोग को या किसी को भी वर्ल्ड से व्यापार करना है तो पहले हम लोग को कंट्रोल करना होगा किस पे? समुद्र पे। तो उस समय नदी था, तो नदी पर जिसका व्यापार पर अधिकार रहता था वो साम्राज्य आराम से चला सकता था। ठीक है, विजयनगर के शासकों को कहा जाता था राय। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था भाई? राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। और राज्यों को नायका या नायपति द्वारा संचालित किया जाता था। विजयनगर के शासक को तो राय कह दिए, ठीक है, और ये विजयनगर जो साम्राज्य है उसको संचालित किया जाता था नायका या किसके द्वारा? नायपति के द्वारा। नायका या नायपति के द्वारा विजयनगर के पूरे साम्राज्य को संचालित किया जाता था, उसको कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था, कैसे चलेगा राज, इस पे वहां पे काम होता था। विजयनगर का व्यापार था, यहाँ की जो व्यापार कैसे हुआ? तो सेना घोड़ों पर निर्भर थी। जितनी सेना थी, जितने उस समय जिसके पास ज्यादा घोड़ा रहता था वो ज्यादा जल्दी व्यापार कर पाता था, क्योंकि घोड़े बहुत आसानी और तेजी से भागते हैं, इसलिए घोड़ों का व्यापार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ पे सेना किस पर निर्भर थी? घोड़ों पर निर्भर, इसलिए व्यापार महत्वपूर्ण हो जाता था और अच्छी तरह व्यापार कर पाते थे ये लोग। मध्य एशिया और अरब से घोड़े वहां से खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। मध्य एशिया और अरब से घोड़े क्या कहता था? आयात किया जाता था। मध्य एशिया और अरब से घोड़ों का आयात कहां से किया जाता था बाबू? आयात मध्य एशिया और अरब से। मध्य एशिया और अरब से घोड़ों को आयात किया जाता था। यहाँ पे शुरू में अरब के लोगों का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व यहाँ पे हो गया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था अरब के साइड वाला लोग। ठीक है, घोड़े के व्यापारियों को कुदिरई चट्टी कहा जाता था। घोड़े के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? कुदिरई चट्टी।
कुदिरई, कुदिरई चट्टी घोड़े के व्यापारी थे, घोड़े के व्यापारी थे। आपको पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स दे दिया जाएगा, ये शॉर्ट नोट्स की तरह है, ठीक है। घोड़े के व्यापारी थे, घोड़े के व्यापारी थे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी समय में आप लोग देखे होंगे, इसी समय में 1336 से 1565 के बीच में ही एक आया था भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा। याद है आप लोग को? वास्को डी गामा उस समय विजयनगर था भाई, ठीक है। वास्को डी गामा विजयनगर के समय में ही खोजा था। तो वास्को डी गामा आया था कब? 1498 ईस्वी में, इसी के समय वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में आया। पूछेगा आप लोग से, पूछेगा वास्को डी गामा किस साम्राज्य में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था, क्योंकि हमने बताया था कृष्णा नदी से लेकर पूरे दक्षिण भारत तक किसका साम्राज्य रहता था? तो विजयनगर का रहता था। तो विजयनगर के दौरान ही वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत था। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ठीक है। यहाँ से मसाला, वस्त्र, आभूषण ये सब लेकर गया था, और यहाँ पे ज्यादा प्रसिद्ध भी वही था, मसाला, वस्त्र और आभूषण ये सब प्रसिद्ध था। यहाँ के ना जो धनी लोग थे वो विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे। विजयनगर के जो धनी लोग थे वो विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे कि विदेशी वस्तुओं को मंगाया जाए, ठीक है। व्यापार से राज्य को बहुत ही ज्यादा पैसा प्राप्त होता था। व्यापार से राज्य को क्या प्राप्त होता था? बहुत ज्यादा पैसा, यानी राजस्व प्राप्त होता था, रेवेन्यू प्राप्त होता था। अभी भी हमारे इंडिया में व्यापार से बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है सरकार को, ठीक है। तो अभी आप लोग को बताने वाले हैं कि विजयनगर के राजवंश में कौन कौन थे, विजयनगर में किसका किसका वंश रहा है, कौन कौन से वंश रहे हैं। विजयनगर, विजयनगर के वंश या विजयनगर में राजवंश, राजवंश, राजवंश। तो पहला ही कौन हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना किए थे। तो उन्होंने एक अपना वंश बनाया था, संगम वंश। क्या बनाया था? संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश। दूसरा क्या था? दूसरा था सालू वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश, ठीक है। सालू वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश। मेरे साथ बोलिएगा, अराविडु वंश, अराविडु वंश, अराविडु वंश। तो बताइए विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश? 4 राजवंश। पहला संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुल्लु वंश और चौथा अराविडु वंश, अराविडु वंश, अराविडु वंश, अराविडु वंश। चौथा साम्राज्य कौन था? वंश कौन था? अराविडु। संगम, सालुब, तुल्लुब, अराविडु, संगम, सालुब, तुल्लुब, अराविडु, संगम, सालुब, तुल्लुब, अराविडु, संगम वंश, सालुब वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश, ठीक है। संगम वंश का समय था 1336 से 1485 के बीच, 1336 से 1485 तक। संगम वंश का समय कब से कब तक था? 1336 से 1485। सालू वंश का रहा 1485 से 1503, 1485 से 1503। प्यारे बच्चे, संगम वंश का 1336 से 1485, सालूब का 1485 से 1503। तो अगला तुल्लुब आएगा, तो तुल्लुब 1503 तो यहाँ तक हो गया। तो तुल्लुब 1503 से 1570। तुल्लुब कब से? 1503 से 1570 तक रहा। तुल्लुब वंश कब से कब तक रहा? 1503 से 1570 तक रहा। इसके बाद हम लोग आते हैं अराविडु वंश में। तो अराविडु वंश का समय था, अराविडु वंश का समय था 1570 से 1650 ईस्वी तक। अराविडु वंश का समय कब से कब तक था? 1570 से 1650 तक। तो अराविडु 1570 से 1650, 1570 से 1650। तो क्या आप लोग को ये रिकॉल करो आप लोग ये सब। संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, अराविडु। विजयनगर में कितने राजवंश? 4। संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश। संगम वंश का समय 1336 से 1485, सालूब का 1485 से 1503,
तुलुक का 1503 से 1570, अरावली का 1570 से 1650। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दुख तकलीफ है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि संगम वंश में कौन कौन से शासक हुए। पहला तो हरिहर और बुक्का हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, हरिहर और बुक्का। तो देखो, संगम वंश में शासक हुआ, यहाँ के संस्थापक था हरिहर प्रथम। कौन था? हरिहर प्रथम। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। उसके बाद यहाँ के शासक कौन रहा? बुक्का प्रथम। उसके बाद रहा हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं कि संस्थापक कौन था संगम वंश का? संस्थापक हरिहर, हरिहर, हरिहर प्रथम कर दो, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। इसके बाद शासक कौन बना? बुक्का। कौन बना? बुक्का की बोक्का? बुक्का, ठीक है। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, इसको भी प्रथम कर दो क्योंकि इसका द्वितीय द्वितीय आया है, ठीक है। इसके बाद हरिहर के बाद बुक्का के बाद फिर हरिहर द्वितीय बनता है, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हरिहर द्वितीय। इसके बाद बनता है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। तो यहां पे पहले इतना याद कीजिए, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम। दिमाग लगाइए, हरिहर प्रथम के बाद कौन है? बुक्का। बुक्का के बाद तुरंत हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। इसके बाद छठा नंबर पे आ जाता है, छठा हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, छठा शासक हो जाता है सॉरी भाई, छठा शासक हो जाता है आपका मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। छठा क्या नाम था? मल्लिकार्जुन, करण अर्जुन वाला नहीं जी, मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। यहां तक किसी को दिक्कत? इस संगम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। तो पूछेगा आपसे, मेनली यही पूछेगा, क्रम याद रखना है तो रख लीजिएगा। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर प्रथम। उसके बाद कौन बना? बुक्का प्रथम। उसके बाद हरिहर द्वितीय, उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष, मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। इसका यानी कि समाप्ति कब था? 1485, यानी कि इसका रहा था 1446 से 1485 तक, 1446 से 1485 तक। किसी को कोई दिक्कत? मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष का ये अंतिम शासक था। इसके बाद आता है सालू वंश। सालू वंश रहा था 1486 से 85 तक, वो रहा था 1 साल बाद, यानी 1486 से 1505 तक रहा, ठीक है। और सालू वंश में देखते हैं कौन कौन है। तो इसके संस्थापक थे नरसिंह सालू। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह सालू, सालू वंश। दूसरा हो जाएगा ना, सालू लिखता है कहीं कहीं, कहीं कहीं सालू लिखता है। तो सालू 1486 से 1505 तक, संस्थापक नरसिंह सालू, नरसिंह सालू। सालू वंश का 1486 से 1505 तक संस्थापक कौन था? नरसिंह सालू, ठीक है। इसके बाद आता है तुलु वंश, इसमें इतना ही जानना है, तुलु वंश। इसके बाद कौन आता है? तुलु वंश। तुलु वंश 1505 हुआ, तो 1505 से 1570 तक रहता है तुलु वंश, सारा नोट्स में है ये सब। तुलु वंश 1505 से 1570 तक रहता है। तुलु वंश के संस्थापक हुए वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक कौन हुए भाई? वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। देखिए आप लोग कंफ्यूज होइएगा इसमें, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह। और इसी में आया था कृष्णदेवराय, विजयनगर का महानतम शासक, सबसे महान शासक हुआ विजय कृष्णदेवराय, केडीआर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो वीर नरसिंह का समय था 1505 से 1509 तक। कब से कब तक था? क्योंकि इसके बाद तो वो आ गया था 1505 से 1509 तक। वीर नरसिंह का समय 1505 से 1509 तक, ठीक है। तो अब हम आप लोग को तुलु वंश के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं।
तुलु वंश, तुलु वंश। संस्थापक वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। ठीक है, अब इसमें आ जाता है केडीआर। केडीआर विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महानतम शासक हुए। ठीक है, केडीआर विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महानतम शासक हुए। कृष्णदेवराय, सब कुछ पढ़ाने वाले हैं अभी, बस इसका हाईलाइट जान लीजिए। कृष्णदेवराय महानतम शासक, पूरे विजयनगर साम्राज्य के महानतम, इसके बारे में बहुत ज्यादा, अकबर भी इसका चर्चा किया है। ठीक है, केडीआर का। तो महानतम शासक, तो तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह और पूरे विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी यानी कि इसका बेटा बनता है अच्युत देवराय। अच्युत देवराय, कृष्णदेवराय के बाद कौन बनता है? अच्युत देव राय। अच्युत देवराय बनता है। कौन बनता है? अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी था। इसका उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वही अच्युत देवराय। अच्युत देवराय की इसमें बनता है फिर सदाशिव राय। सदाशिव राय क्रम है, शासकों का क्रम है भाई। सदाशिव राय, सदाशिव राय, सदाशिव राय। कौन बनता है? सदाशिव राय। सदाशिव राय के बाद फिर अरावली वंश आ जाता है। ठीक है, तो 3 शासकों को याद रखना है, 4 को, वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय, सदाशिव राय। वीर नरसिंह कौन था? तुलु वंश का संस्थापक था। कृष्णदेवराय कौन था? तुलु वंश का महानतम शासक था। अच्युत देवराय कौन था? तो कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी था। और सदाशिव राय अंतिम शासक था। कृष्णदेवराय का भतीजा था ये सदाशिव राय। इसका बेटा होगा, ठीक है, लेकिन भतीजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फेमस इसमें ही था, कृष्णदेवराय। तो वो सदाशिव राय केडीआर का भतीजा था। केडीआर बोलना, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग आते हैं अरावली वंश में। तो अरावली वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने। किसने की थी? तिरुमल ने। तिरुमल, अरावली वंश की स्थापना तिरुमल किसने की थी बाबू? तिरुमल। अरावली वंश, अरावली वंश की स्थापना, ये सब छोटा छोटा है, सबसे ज्यादा उसमें वही था शुरू वाला और एक केडीआर वाला, सबसे ज्यादा इसी में पढ़ना है। ठीक है, तो तिरुमल, इसके संस्थापक कौन था? स्थापना तिरुमल ने की थी। अरावली वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। किसने की थी? तिरुमल ने। अरावली वंश के रंग तृतीय विजयनगर के अंतिम शासक थे। रंग तृतीय, अरावली वंश के अंतिम शासक कौन थे? रंग तृतीय। अरावली वंश के रंग तृतीय अंतिम शासक थे। अरावली वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक रंग तृतीय, रंग तृतीय। बताइए किसी को यहां तक दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अरावली वंश के अंतिम शासक कौन थे? रंग तृतीय। तो ये आपको मैंने सब कुछ करवा दिया है, यानी परिचय दे दिया है विजयनगर टॉपिक का। विजयनगर के 4 राजवंश बता चुका, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी वो बता दिया, क्यों उसका नाम पड़ा वो बता दिया है, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए आप हमें एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसमें है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। इत्मीनान से आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।